नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम हेल्थ एड की यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है केयर प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉल प्रिवेंशन। कि फॉल प्रिवेंशन क्या होता है और उसके लिए अपन क्या केयर प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें है हमारा इंट्रोडक्शन। As a home health aide with a focus on fall prevention, your role is crucial in ensuring the safety and well-being of your clients, particularly those who are elderly or have mobility issue। कि आपको एक होम हेल्थ एड होने के नाते आपको फॉल प्रिवेंशन पर फोकस करना है और आपका रोल क्या है कि मरीज की सेफ्टी और उनकी हेल्थ को ठीक रखना ही आपका मेन रोल होता है इसमें। और हमारे को मेनली उन पे फोकस करना है जो अपने से एल्डरली हैं और जिनके मोबिलिटी इश्यू है, जो चलने फिरने में जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी ज़्यादा सिक्योरिटी करनी होती है अपने को इसमें। नेक्स्ट है, हियर आर सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज यू माइट हैव इन दिस रोल। कि यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है होम हेल्थ एड की कि उनके क्या क्या रोल होते हैं फॉल प्रिवेंशन में और उनकी केयर करने में। पहला है असेसमेंट। अपने को जो भी पेशेंट जो गिर गया है, जो फॉलिंग हो गया है, उस पेशेंट का अपने को असेसमेंट करना है, उनको एजुकेशन देनी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। मेडिकेशन मैनेजमेंट, जो मेडिकेशंस होती है उनका मैनेजमेंट करना है अपने को। रेगुलर मॉनिटरिंग, अपने को पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग फिजिकल एक्टिविटीज़, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनको अपने को मैनेज करना है। नेक्स्ट है कोलाब्रेशन, अपने को मरीज के साथ बातचीत करती रहनी है। डॉक्यूमेंटेशन, हमारे को उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, उन सब का जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सब का अपने को क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कोई भी आपातकालीन स्थिति आती है उसके लिए अपने को प्रिपेयर रहना है पहले से ही। एंड एम्पैथी एंड सपोर्ट, हमारे को उनको एम्पैथी, उनको सहानुभूति देनी है और उनको सपोर्ट देना है। ये चीज़ें, ये जो जितने भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो एक होम हेल्थ एड को अदा करनी होती है पेशेंट की सिक्योरिटी के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेफिनेशन की कि फॉल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। अनएक्सपेक्टेड फॉलिंग डाउन फ्रॉम हाई पोजीशन टू लो पोजीशन विथ और विदाउट इंजरी ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इफेक्ट। जो फॉलिंग होता है, गिरना, उसकी डेफिनेशन है कि किसी ऊपर ऊंची जगह से नीची जगह पर गिरना, इंजरी होना या नहीं होना, और कोई भी फिजिकल, हमारे को कोई भी फिजिकल एबिलिटी हो सकती है या मेंटल कोई भी इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से हम किसी ऊंची जगह से नीची जगह पर आकर गिर जाते हैं तो हमारे इंजरी हो जाती है या इंजरी से बच भी जाते हैं, तो वो होता है फॉलिंग। अब एक नियर फॉल क्या होता है, सडन लॉस ऑफ बैलेंस विद इनकम्प्लीट फॉल। कि हमारा जो क्या होता है कि सडन लो, हमारा जो बैलेंस होता है उसका अचानक अपना बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम गिर जाते हैं और हमारे इंजरी हो जाती है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि फॉलिंग के जो कोज होते हैं, किस कारण से ज़्यादातर फॉलिंग होती है, गिरता है पेशेंट, किस कारण से गिरता है। तो इसमें पहला है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस हो जाती है। ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर, अपने कोई भी ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, हड्डियों में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हमारी जो जो शुगर लेवल है हमारा वो डिक्रीज होने की वजह से हम फॉलिंग हो सकते हैं, पेशेंट फॉल गिर सकता है। नेक्स्ट है एनीमिया, उसके ब्लड की कमी हो सकती है उसके अंदर, उसमें विजन की उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता हो, इस वजह से पेशेंट गिर सकता है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, उसकी जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए तब पेशेंट गिर सकता है। ड्रग एक्शन, यदि उसने कोई दवाई ली है तो उसका अगर कोई साइड इफेक्ट हो जाए
इसलिए पेशेंट का बैलेंस बैलेंस इधर उधर हो जाता है, उसका इम्बैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से वो गिर सकता है। कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव, जब मरीज की कोई सर्जरी होने के बाद उसको सेडेशन दिए जाते हैं उस टाइम, नींद की दवाएं, उस वजह से वो गिर सकता है। एजिंग एंड स्लीपिंग, ज़्यादा एज के हो जाने के बाद में या उनका जो स्लीपिंग हैबिट्स है उनकी वजह से मरीज गिर सकता है, या मरीज के पैरालिसिस हो रखा हो तब वो गिर सकता है। दूसरे हैं, नेक्स्ट है अनसेफ हायर पोजीशन, जो ऊंची वो जगह है वो अनसेफ हो सकती है, वो अपने लिए सुरक्षित नहीं हो, तब हम वहां से गिर सकते हैं। बेड साइड ड्रिल्स, यदि बेड के साइड ड्रिल्स लगी हुई नहीं है तो मरीज गिर सकता है। अनलॉक व्हील चेयर, यदि व्हील चेयर अनलॉक है तब मरीज गिरने के चांस होते हैं। वाटर एट द फ्लोर, की फर्श पे यदि पानी फैला हुआ है तो मरीज होता है वो फिसल के गिर सकता है। वायर कनेक्शंस, यदि वायर कनेक्शंस फैले हुए हैं, अपने जो आने जाने का रास्ता है उसमें वायर कनेक्शन फैले हुए हैं तो उनमें पेशेंट फंस के गिर सकता है। स्टेप और स्टेयर्स, जो हमारी सीढ़ियाँ होती है उनमें पेशेंट इम्बैलेंस होकर गिर सकता है। वॉकर, जो वॉकर होता है चलने का, उस पर इम्बैलेंस हो जाए तब मरीज गिर सकता है। तो ये मोस्ट कॉज होते हैं गिरने की, कि किस किस वजह से मरीज के गिरने के चांस होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द केयर प्लान, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स ज़रूरी है किसी जो फॉलिंग वाले पेशेंट के ऊपर अपना जो केयर प्लान है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें पहला है मेडिकल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, कि जो मेडिकल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वाइटल साइन मॉनिटर्स, वाइटल साइन में बीपी चेक करने वाली मशीन, स्पाइनोमेनोमीटर हो गई, ग्लूकोमीटर हो गया, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद में थर्मामीटर हो गया, टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर, शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर, वेट वाली मशीन हो गई, एक्टिविटी मॉनिटर्स हो गए, जो जो उनकी एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करने वाली मशीन हो गई। फॉल प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन डिवाइस हो गया, जो फॉल प्रिवेंशन करता है और डिटेक्शन करता है कि फ्लोर में क्या सेंसर लगे हुए होते हैं वो फॉलिंग को डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में वुंड केयर मॉनिटरिंग हो गई, मॉनिटरिंग टूल्स हो गए, जो वुंड की केयर करने के जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं वो हो गए। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन्फ्यूजन डिवाइस हो गए, जो दवाई देने के जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे इन्फ्यूजन पंप हुआ, आईवी सेट वगैरह, ये चीज़ें होती है। उसके बाद में डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, जो जिससे अपन एक्सरे, सीटी, एमआरआई ये चीज़ें करते हैं, कोई भी डायग्नोसिस करते हैं हम, वो इक्विपमेंट हो गए। ये चीज़ें अपने को होनी जरूरी है। उसके बाद में है मोबिलिटी एड्स, मोबिलिटी एड्स कैन हो गई, वॉकर हो गए, क्रच हो गई, मैनुअल व्हील चेयर हो गई, पावर व्हील चेयर हो गई, पावर स्कूटर हो गया, ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एंड फॉल प्रिवेंशन इक्विपमेंट्स, की फॉल प्रिवेंशन और सेफ्टी इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए हमारे पास। यदि हम मरीज के ऊपर उसकी फॉलिंग के बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या नेसेसरी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, हार्नेस और फॉल अरेस्ट सिस्टम होना चाहिए, गार्ड्रेन्स एंड हैंड रेल्स होने चाहिए, सेफ्टी नेट्स होनी चाहिए, नॉन स्लिप सरफेस होनी चाहिए, जो बिना फिसलने वाली, परस पे क्या है कि फिसलन नहीं होनी चाहिए, वो वाली सरफेस होनी चाहिए अपने पास। सेफ्टी साइन एंड लेबल्स लगी हुई होनी चाहिए, यदि किसी कोई रास्ता खराब है या सीढ़ियाँ आ रही है, सीढ़ियाँ है तो वहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए होने चाहिए, लेबल होने चाहिए कि आगे सीढ़ियाँ हैं या आगे स्टेप्स हैं, इन चीज़ों का साइन बोर्ड लगे हुए होने चाहिए। उसके बाद में है एंटीफटिक मैट्स होनी चाहिए अपने पास, पर्सनल अलार्म और अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, अलार्म बजे और अलर्ट सिस्टम होने चाहिए, लाइटनिंग, अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए, जहाँ पर पेशेंट घूमते हैं चलते फिरते हैं वहाँ पर अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम, हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देके, उनको एजुकेशन देके भी हम उनको गिरने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वुंड केयर सप्लाईज,
जो वुंड की केयर करती है उसके लिए अपने पास सीजर्स होनी चाहिए, गोज पीस होने चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, बीटाडीन, सिरिंज, जो भी नीडेड इक्विपमेंट्स होते हैं वुंड केयर के लिए वो सारे हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद में है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट्स की दवाई देने के लिए कौन कौन सी इक्विपमेंट्स काम में आते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट टिपिकली इंक्लूड ए वेराइटी ऑफ टूल एंड डिवाइस यूज्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू सेफली एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू पेशेंट। की जो मेडिकेशन होती है वो आराम से सेफली तरीके से हम मरीज को लगा सके, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सिरिंज हो गई, निडिल हो गई, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन सेट हो गया, इन्फ्यूजन पंप हो गए, आईवी कैथेटर हो गए, इनहेलर्स हो गए, मेडिकेशन कप और स्पून हो गई, एनजी ट्यूब हो गई, टॉपिकल एप्लीकेटर्स हो गए, ड्रेसिंग किट हो गई। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम मरीज को इजीली कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर सके, उसको इजीली मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, उसको दे सके। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सपोर्ट इक्विपमेंट्स। हमारे पास रेस्पिरेटरी सपोर्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए। यदि पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है तो हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेशेंट कंफर्ट एंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए हमारे पास जिससे पेशेंट कंफर्ट फील करे और हम उसको सपोर्ट कर सकें। तो कौन कौन से होते हैं वो, हॉस्पिटल बेड्स होने चाहिए, मैट्रेस एंड मैट्रेस ओवरलेस होनी चाहिए, पेशेंट लिफ्ट एंड ट्रांसफर हेड्स होने चाहिए। पेशेंट की लिफ्ट होनी चाहिए, ट्रांसफर हेड्स होने चाहिए जिससे हम मरीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकें। उसके बाद में व्हील चेयर एंड मोबिलिटी हेड्स होनी चाहिए, व्हील चेयर होनी चाहिए और मोबिलिटी हेड्स, स्ट्रेचर हो गया, व्हील चेयर वगैरह वो सब होनी चाहिए। फिर है रिक्लिनर्स एंड कंफर्ट चेयर होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट और डिस्ट्रैक्शन डिवाइसेस होनी चाहिए। मरीज को एंटरटेनमेंट कराने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होनी चाहिए। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी डिवाइसेस होनी चाहिए, हम उसको हॉट एंड कोल्ड थेरेपी दे सकें उसके लिए हमारे पास हॉट एंड कोल्ड बैग्स होने चाहिए। कम्युनिकेशन एड्स होनी चाहिए, बातचीत करने के लिए जो भी एड्स जो भी डिवाइसेज काम में आते हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स कि हमारे को उनकी कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी को डायग्नोस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए जिससे हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर कर सकें, थर्मामीटर होना चाहिए जिससे हम उसका टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए जिससे हम उसकी पल्स मॉनिटर करते हैं, ग्राफ होना चाहिए जो ईसीजी मशीन होती है वो होनी चाहिए, स्पायरोमीटर होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर होना चाहिए जिसको ग्लूकोमीटर कहते हैं, एक्सरे मशीन होनी चाहिए, यूएसजी मशीन होनी चाहिए, एमआरआई मशीन होनी चाहिए, सीटी स्कैन मशीन होनी चाहिए, एंडोस्कोप मशीन होनी चाहिए, लेबोरेटरी एनालाइजर्स होनी चाहिए। जितने भी लेबोरेटरी की जो जांच होती है अपनी ब्लड वगैरह की वो सब इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन इन इवेंट ऑफ ए फॉल इंसिडेंस। यदि कोई भी फॉल का इंसिडेंस हो गया तो उस टाइम हमारे को क्या एक्शन लेना है। तो पहला है असेस द सिचुएशन। हमारे को फर्स्टली क्या करना है, जो भी सिचुएशन है उसको असेस करना है, उसका एनालिसिस करना है। तो इसमें है सेफ्टी फर्स्ट, अपने को फर्स्टली क्या ध्यान रखना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। उसके बाद में है इवैल्यूएट द सीन, जो वहाँ का सीन है जहाँ पर इंसिडेंस हुआ है उस सीन को अपने को इवैल्यूएट करना है, उसको देखना है कि कैसे ये इंसिडेंस हुआ। उसके बाद में असेस द पेशेंट और विक्टिम, कि जो भी पेशेंट और जो विक्टिम है जिसके साथ ये इंसिडेंस हुआ है उसको अपने को असेस करना है। उसके बाद में कॉल फॉर हेल्प के लिए अपने को कॉल करना है। उसके बाद में प्रोवाइड इनिशियल केयर, जो भी अति आवश्यक जरूरी केयर है जो भी हम कर सकते हैं वो अपने को केयर उनको प्रोवाइड करवानी है। रीअसेस रेगुलरली, अपने को उनको बार बार रीअसेस करता रहना है रेगुलरली। डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट, अपने को डॉक्यूमेंटेशन करना है और कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट है एंश्योर सेफ्टी, कि अपने को सेफ्टी का ध्यान रखना है।
Ensuring safety while falling involve a combination of preparedness, awareness and reaction। कि यदि हम कोई भी फॉलिंग वाले सीन पे जाते हैं या कोई भी पेशेंट फॉल हो जाता है तो अपने को प्रिपेयर्डनेस करनी है पहले, उसके बाद में अवेयरनेस, अपने को अवेयर रहना है, और जो भी एक्शन ले रहे हैं या जो भी हम केयर कर रहे हैं वो केयर स्टार्ट करनी है अपने को। Here are some key considerations to enhance safety during a fall। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हम उस जो फॉलिंग पेशेंट है उसकी हम सेफ्टी कर सकते हैं। तो इसमें है प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस, हम प्रिवेंशन करेंगे और हम अवेयर रहेंगे। रिएक्टिंग टू फॉल, हमारे को जो फॉल है उस पर रिएक्ट करना है, अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देनी है। मिनिमाइजिंग इंजरी, अपने को जो इंजरीज हुई है उनको देखना है। सीकिंग असिस्टेंट, जो जिसके साथ इंसिडेंस हुआ है उसको अपने को असिस्ट करना है, उसकी हेल्प करना है अपने को। फॉल प्रिवेंशन स्टडीज, जो भी फॉल प्रिवेंशन रणनीति है, स्ट्रेटेजीज है, वो अपने को अपनानी है। रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन, हमारे को पेशेंट को रिकवरी करनी है और उसको इमोशनल सपोर्ट देना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस, कि हमारे को उनको तुरंत एक इमीडिएट असिस्टेंस, उनकी हेल्प कैसे करें हम। उनको सबसे पहले तो उनको अपन क्या करेंगे, शांत करेंगे, कि जो भी पेशेंट है उसको बोलेंगे हेलो मैम, जो भी है आप शांत रहो, पहले आप शांत हो जाओ, घबराए नहीं, हम आ गए हैं आपकी हेल्प करने के लिए। सिचुएशन, पूरी सिचुएशन को असेस करके पेशेंट को क्या करना है, अपने को शांत करना है। उसके बाद में है परफॉर्म एक बेसिक असेसमेंट, जो भी बेसिक असेसमेंट होते हैं वो अपने को परफॉर्म करने हैं। उसके बाद में हेल्प टू ए सेफ पोजीशन, अपने को मरीज की सेफ्टी के लिए अपने को हेल्प को बुलाना है। नेक्स्ट पोस्ट लिफ्ट असेसमेंट, जब पेशेंट को अच्छे से शांत कर दिया गया, उसके बाद में उसको दूसरी जगह रेफर करने के लिए जो भी असेसमेंट है, रेफर करने के बाद में जैसे पेशेंट का कहीं पर वर्क प्लेस पे कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ से पेशेंट को हॉस्पिटल में पहुँचाने के बाद में जो भी असेसमेंट है वो अपन करवाएंगे। अब नेक्स्ट है चेक फॉर इंजरीज, जो भी इंजरीज हुई है मरीज के इंसिडेंस के टाइम, वो इंजरीज अपने को क्या करनी है, चेक करनी है, कहाँ कहाँ लगी है, कितनी इंजरी हुई है, वो सब चीज़ अपने को देखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इसमें है नोटिफाई दैट ट्रीटिंग मेडिकल प्रोवाइडर एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट एंड शेड्यूल एन इंटरडिसिप्लिनरी रिव्यू ऑफ द पेशेंट केयर, कि हमारे को जो उस मरीज को मेडिकल केयर प्रोवाइड करवा रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको अपने को नोटिफाई करना है, उसको बताना है कि किस टाइम पे ये इंजरी हुई, किस टाइम पे ये इंसिडेंस हुआ और कैसे हुआ, वो चीज़ हम उनको बताएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है एट हैंड ओवर इन्फॉर्म ऑल क्लिनिक टीम मेंबर्स आउट द इंसिडेंट्स एनी चेंजेस टू द केयर प्लान एंड पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। और जब किसी दूसरे स्टाफ को हम अदर मेडिकल स्टाफ को हैंड ओवर देके जाएं उस पेशेंट का, तो अपने को क्या करना है, जो भी उसकी ट्रीटमेंट में जो भी चेंजेस हैं या और कोई नर्स अपने कोई केयर प्लान बनाया है, कोई इन्वेस्टिगेशन होना है, तो उनको इन्फॉर्म करके जाना है अपने को कि ये इनके इन्वेस्टिगेशन होंगे और ये इनका मेडिकल केयर प्लान है, जो अब हम इनके ट्रीटमेंट के लिए जो केयर प्लान बनाया है वो ये है, ये चीज़ें हम हमारे को हैंड ओवर में दे के जानी है। नोटिफाई फैमिली इन अकॉर्डेंस विद योर हॉस्पिटल्स पॉलिसी, कि जो हॉस्पिटल की जो पॉलिसी है उसके अनुसार हमारे को जो पेशेंट की फैमिली है उसको एक्सप्लेन करनी है पूरी बात, कोई भी बात अपने को छुपानी नहीं है। नेक्स्ट है इनिशिएट फर्स्ट एड इफ नेसेसरी, इसमें है लुक क्लोजली हाउ दे हैव फॉलन एंड केयरफुली पुट देम इनटू द रिकवरी पोजीशन टू कीप देयर एयरवे क्लियर, कि अपने को क्या करना है, यदि कोई पेशेंट फॉल हो गया है तो उसको केयरफुली अपने को रिकवर करना है, उसको रिकवरी पोजीशन में उसको अच्छे से बिठाना है और उसका जो एयरवे है उसको अपने को क्लियर करना है। दे आर नॉट ब्रीदिंग, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएट, हमारे को जो सीपीआर है वो यदि उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेशेंट का, तो हमारे को क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है।
अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी पॉलिसी, कि हमारी हॉस्पिटल की या कोई भी हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी पॉलिसीज होती है उसके अनुसार अपने को उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। जैसे उसको सीपीआर देना है, सीपीआर देंगे, उसको कोई भी ब्रीदिंग देनी है, ब्रीदिंग देंगे हम उसको। ये सारी चीज़ें हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फिर रिक्वेस्ट ए डिफिब्रिलेटर इमीडिएटली इफ देर आर वन अवेलेबल, यदि डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो हम डिफिब्रिलेटर लाने के लिए उनको रिक्वेस्ट करेंगे। जो हमारी अदर जो हॉस्पिटल की जो फैकल्टी है उनको बोलेंगे कि जल्दी से जाओ और डिफिब्रिलेटर लेके आओ यदि अवेलेबल है तो। ये चीज़ हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे असिस्ट विथ डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन करना। इफ इंजरी है अकर्ड फ्रॉम ए फॉल, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक डिटेल्स इफ ऑफ द इंजरी। यदि मरीज की इंजरी हुई है, गिरने से यदि उसकी इंजरी हुई है तो हमारे उसको डॉक्यूमेंट्स में उसको डिटेल में लिखना है। डिटेल में क्या क्या लिखना है, अपने को लोकेशन लिखना है कि कहाँ पर इंसिडेंस हुआ है, कहीं पर वुंड वगैरह हो गया है क्या, कहीं घाव वगैरह हो गया क्या, वुंड और इंजरी कहाँ पर हुई है, ये चीज़ें अपने को डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करनी है। फिर है इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स, अपने को जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो अपने को इम्प्लीमेंट करने हैं। जैसे इंस्टॉल हैंड्रेल्स और स्टेल्स, पिक ऑफ द क्लोज, अच्छे से कपड़े पहने, क्लियर अवे लूज कोर्स, जो भी लूज वायर्स वगैरह है, प्लग वगैरह है, उनको अपने को मरीज से दूर करना है। यूज नॉन स्लीप मैट्स इन शावर, जो अपना शावर है, जो अपना वॉश बाथरूम है, उसमें अपने को क्या करना है, नॉन स्लिप मैट्स, जो स्लिप नहीं हो, अनस्लिप मैट्स वगैरह यूज करना है। अच्छे से उनको लाइटिंग वाली जगह पे रखना है मरीज को, उनकी अच्छे से उनको मेडिकेशन देनी है। एक्सरसाइज करवाना उनको रेगुलरली, उनको अच्छे से जो शूज़ वगैरह होते हैं वो ग्रिप वाले पहनाने हैं, उनकी जो डाइट है उनको इंक्रीज करनी है अपने को। मतलब जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सारे अपने को मरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिस्क्राइब मेजर्स टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ फॉल, कि जब भी कोई फॉल हो रहा है तो उस टाइम कौन कौन से मेजर्स है वो अपने को डिस्क्राइब करना है। तो पहला तो है कौन कौन से इवेंट्स होते हैं या कौन कौन से एक्शंस होते हैं, वो चीज़ें अपने को बतानी है। तो पहला है असेस द सिचुएशन, अपने को जो सिचुएशन है उसको असेस करना है कि क्या सिचुएशन है, पेशेंट की कितनी लगी है, वहाँ जाके देखेंगे, वो प्लेस पे जाके जहाँ पर इंसिडेंस हुआ है उस जगह को जाके देखेंगे, उसको असेस करेंगे। उसके बाद में स्टे काम एंड रियोश्योर्स, जो मरीज है जो जिसके साथ इंसिडेंस हुआ है, जो पेशेंट गिरा है, उसको अपन क्या करेंगे, शांत करेंगे, उसको एक पॉजिटिव सपोर्ट देंगे, हम उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे कि कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं लगी है आपकी, आप शांत हो जाओ, घबराओ नहीं। वो अगर पैनिक हो रहा हो तो अपने को उसको इमोशनल सपोर्ट देना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉल फॉर असिस्ट, मदद के लिए हम किसी अन्य मेडिकल टीम को क्या करेंगे, कॉल करेंगे ताकि हमारे को हेल्प मिल सके। नेक्स्ट है असिस्ट द इंडिविजुअल, जो फॉलिंग पेशेंट है उसकी अपने को हेल्प करनी है, चलने फिरने में, उसकी जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ होती है उनको पूरा करने में हमारे को उनकी मदद करनी है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चेक फॉर इंजरीज, अपने को जो पेशेंट की इंजरी हुई है उनको चेक करना है। चेकिंग फॉर इंजरीज आफ्टर ए फॉल इज क्रूशियल फॉर एंश्योरिंग द इंडिविजुअल वेलबींग। हियर्स गिवन सम स्टेप, असेस द सिचुएशन। चेक फॉर, कि मरीज को फॉल होने के बाद में अपने को मरीज की भलाई के लिए अपने को उसकी जो इंजरीज हुई है, अगर हुई है तो वो कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई है, वो चीज़ें अपने को चेक करनी है। तो हमारे को उनकी कॉन्शियसनेस चेक करनी है कि जो पेशेंट गिरा है वो कितना कॉन्शियस है। असेस फॉर विजिबल इंजरीज, अपने को जो विजिबल जो अपने को दिख रही है इंजरीज, उनको अपने को असेस करना है। मरीज को पूछना है कि आपके दर्द कितना हो रहा है, उनकी चेक रेंज ऑफ मोशन हैंडलिंग, वो पेशेंट जहाँ पर इंजरी हुई है उस प्लेस को या उस जगह को वो कितना मूव कर पा रहा है, उस चीज़ को अपने को असेस करना है। लुक फॉर साइन ऑफ हेड इंजरीज,
जो यदि मरीज के हैंड इंजरी हुई है तो उस चीज़ को अपने को चेक करना है, उसके साइंस चेक करने कि हेड में से कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें अपने को क्या करना है, चेक करना है कि मरीज यादाश्त तो नहीं चली गई है उसकी, या अनकॉन्शियस तो नहीं हो गया है। ये चीज़ें अपने को चेक करनी है। फिर है मेंटेन इमोबिलाइजेशन, जो पेशेंट का जो इमोबिलाइजेशन है उसको अपने को मेंटेन करना है। मेंटेन इमोबिलाइजेशन ऑफ ए फॉलन पेशेंट इज क्रूशियल। जो पेशेंट का इमोबिलाइजेशन है वो चेक करना, वो मेंटेन करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। स्पेशली इफ देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्पाइनल इंजरी, और यदि स्पाइनल इंजरी होने के चांस है तो अपने को ज़रूर उसका इमोबिलाइजेशन चेक करना है, उसको मेंटेन करना है। हियर्स हाउ यू कैन डू इट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप उसकी जो इमोबिलाइजेशन है वो मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करना है, असेस द सिचुएशन, अपने को सिचुएशन को असेस करना है। स्टेबलाइज द हेड एंड नेक, उसकी जो नेक है उसको अपने को एक जगह स्टेबल करनी है। नेक्स्ट है इमोबिलाइज द स्पाइन, जो स्पाइन है उसको हिलाना नहीं है अपने को। यूज मैनुअल इमोबिलाइजेशन, अपने को जो मैनुअल इमोबिलाइजेशन है उसका यूज करना है। मिनिमाइज मूवमेंट्स, उसकी मूवमेंट्स को देखना है। मॉनिटर वाइटल साइन, जो वाइटल साइन है उसके वो चेक करना है। बीपी, शुगर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, SpO2, पेन वगैरह वो सब हमारे को चेक करना है। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रियश्योर्स, मरीज को हमारे को कंफर्ट और सपोर्ट, हम मरीज को कंफर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मॉनिटर वाइटल साइन की, कि हमारे को मरीज के वाइटल साइन चेक करने हैं। वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, शुगर, उसका SpO2, उसका पेन वगैरह, वो सब चीज़ें अपने को उसकी चेक करनी है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फर्स्ट एड, मरीज को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू ए पेशेंट हु इज फॉलिंग इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड वेलबींग, कि मरीज की हेल्थ के लिए, जो भी हेल्थ की अच्छाई के लिए यदि हमारे को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना पड़े तो अपने को फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है। वो कैसे करवाना है, असेस द सिचुएशन, अपने को जो भी सिचुएशन है वहाँ पर उसको असेस करना है। कम्युनिकेट करना है, उनसे पूछना है कि कैसे इंसिडेंस हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे लगी इनके, कैसे गिरे, कब गिरे, तो सारी चीज़ें अपने को उनसे पूछना है। चेक फॉर इंजरीज, अपने को उसकी जो इंजरीज हुई है वो इंजरीज को चेक करना है। कंट्रोल वाइटल साइन, मॉनिटर वाइटल साइन, हम उनके वाइटल साइन चेक करेंगे, उनको कंफर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। यदि उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे हम। स्टेबलाइज इंजरी, जो उसकी इंजरीज है उनको हम स्टेबलाइज करेंगे, मतलब उनको अच्छे से उनकी केयर, उनको यदि कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या ज़्यादा इंजरी हो गई है तो उस चीज़ को हम उसको उसके ड्रेसिंग कर देंगे तुरंत ही। सिक मेडिकल हेल्प, उसके लिए मेडिकल हेल्प बुलाएंगे और उसको प्रोवाइड रीअश्योरेंस, उसको अच्छे से उसको सपोर्ट देंगे, उसको इमोशनल सपोर्ट देंगे और उसको अच्छे से हॉस्पिटल में, यदि इंजरी हॉस्पिटल के बाहर हुई है तो उसको हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।